बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, होप सो यू आर ऑल डूइंग इन योर लाइफ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। और दुआ है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ईजी और बहुत ही हेल्पफुल जो है वो साबित हो, आमीन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, यानी सांस के निज़ाम की वो बीमारियां जो अक्सर हमारे आसपास देखने को मिलती हैं। कभी किसी रिश्तेदार को है, कभी किसी पड़ोसी को है। इस टॉपिक में हम 4 बहुत ही कॉमन डिजीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां। तो सबसे पहले जो है वो आपको मैं बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि हमारी जो रेगुलर लाइफ है, उसमें भी समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जो स्मोकिंग करते हैं और एक एनवायरनमेंट में, इस दौर के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो चलें देर किस बात की, शुरू करते हैं। लेट्स मूव, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रोंकाइटिस। अब फ्रेंड्स, इसके साथ जो भी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी हुए वो भी हम साथ-साथ कवर करते चले जाएँगे। और हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि ब्रोंकाइटिस को डिटेल में देखेंगे, देन एम्फीसीमा को डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे निमोनिया क्या है और अस्थमा क्या है। फिर जहाँ तक हम अस्थमा तक आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन चारों बीमारियों में फेफड़ों के अंदर असल में होता क्या है, ये भी साथ-साथ देखते चले जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन, इंग्लिश में इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये आपको डेफिनेशन सारों की पता होनी चाहिए कि इनमें क्या-क्या, और जो डेफिनेशन होती है ना स्टूडेंट, वो आपने पेट डेफिनेशन जो बुक की लाइन है वो याद करनी होती है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझ लें कि इन्फ्लेमेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि सोजिश यानी किसी हिस्से का सूज जाना या जलन पैदा होना। तो जब हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल यानी वो नालियां जिनसे जो हमारी एयर है, जो हमारी हवा है, वो फेफड़ों तक जाती है, इनमें सोजिश हो जाए तो उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। और बिल्कुल ऐसे समझें जैसे कोई सड़क हो और उस पर कहीं खुदाई हो जाए तो सड़क तंग हो जाती है। यहाँ भी वही हो रहा है कि बस सड़क की जगह जो है ना वो आपको मिलने की सांस की नाली है। तो होता क्या है कि ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी जगह कम हो जाती है, यानी सोजिश की वजह से इन नालियों के अंदर की जो जगह होती है जहाँ से हवा गुजरती है वो तंग हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस एक्यूट यानी कम अरसा, एक्यूट का मतलब है कम अरसा, 2 हफ्ते हो गए, और क्रॉनिक यानी लंबा अरसा, क्रॉनिक का मतलब लंबा अरसा, सालों का भी हो सकता है। अब यहाँ 2 नए अल्फाज आए हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। याद रखिए ये अल्फाज बार बार आएंगे, तो अभी अच्छे से समझ लीजिएगा। एक्यूट का मतलब होता है कि बीमारी थोड़े अरसे के लिए हो, जैसे यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते का जिक्र किया गया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता। और क्रॉनिक का मतलब है बीमारी लंबे अरसे तक हो, यानी सालों तक रहे। तो ब्रोंकाइटिस दोनों तरह का हो सकता है, एक्यूट यानी थोड़े अरसे के लिए भी हो सकता है, और क्रॉनिक लंबे अरसे तक भी जा सकता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक्यूट और क्रॉनिक का डिटेल में जिक्र तो नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस कितने अरसे तक हो सकता है। तो आपने तकरीबन 2 हफ्ते का ध्यान में रखना है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई की दीवारों में म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट, ये जो यहाँ जरा डिटेल बढ़ रही है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जो हमारी नालियों की दीवारों में म्यूकस यानी एक बलगम पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है, यानी ज्यादा फैक्ट्रियां खुल जाती हैं और बलगम ज्यादा बननी शुरू हो जाती है। तो इससे ब्रोंकाई में ज्यादा म्यूकस रहता है। तो जाहिर है जब ज्यादा फैक्ट्रियां लगेंगी तो ज्यादा बलगम भी बनेंगे, और ज्यादा बलगम रहेगी तो इससे तनफ्फुस में आने और जाने वाली हवा के रास्ते में रुकावट आती है, जो कि हमने लास्ट सेक्शन में देखा है तनफ्फुस का अमल कैसे होता है। और ये ज्यादा बलगम नाली के रास्ते को मजीद तंग कर देगी, जिससे सांस लेने और छोड़ने यानी बाहर निकालने में रुकावट आती है। अब जरा देखें, यहाँ पे आपकी बुक में 2.7 जो दिखाई गई है नॉर्मल और सोजिश वाले जो ब्रोंकाई हैं, इसमें बाईं तरफ जो है वो नॉर्मल ब्रोंकाई जो ब्रोंकस दिखाया गया है, जिसका अंदरूनी रास्ता बिल्कुल खुला और साफ है। और दाएं तरफ जो है वो जो ब्रोंकस है उसमें सोजिश दिखाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंदर का जर्द रंग जो है उसका रास्ता कितना तंग हो गया है सोजिश और बलगम की वजह से। यही वो फर्क है जो अभी हमने पढ़ा है कि ब्रोंकाइटिस में क्या होता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं। वजूहात में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन, सोजिश पैदा करने वाले केमिकल। 2 तरह की वजूहात का जिक्र कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी होती क्यों है, इनकी क्या वजूहात है। तो उसकी 2 बड़ी वजूहात है, एक वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, और दूसरे नंबर पर सोजिश पैदा करने वाले केमिकल, जिनमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो आप देखते हैं कि स्मोकिंग जो करते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक बहुत अहम बात नोट कर लें कि हमारे माशरे में सिगरेट नोशी और हुक्का बहुत आम हो गया, और यही धुआं बराह रास्त हमारी ब्रोंकाई नालियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वजह से ब्रोंकाइटिस जो वो ज्यादा आम है। तो ब्रोंकाइटिस की एक अहम वजह क्या है, यहाँ पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो आपने जो ठीक करना है वो तंबाकू नोशी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया वगैरह। तो अलामात क्या क्या है, इसमें खांसी है, सांस में हल्की सी खटखटाहट है, बुखार होना, सर्दी लगना और सांस की तंगी है। यानी अब अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाए तो इसमें क्या इलामात नजर आते हैं। खांसी होगी, सांस लेते वक्त हल्की सी जो है वो खटखटाहट की आवाज आएगी, बुखार होगा, सर्दी लगेगी या सांस लेने में तंगी महसूस हो सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी कोई सी 4 इलामात लिखें, तो आपने लिखनी होगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं इलाज इसका क्या है। अब हमने इलामतें देख ली, अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो इलाज में सबसे पहले आ जाते हैं अदवायात।
हम अदवायात खाएंगे ताकि सांस लेने में आसानी हो। उसके बाद आ जाती है एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, एंटीवायरल आ जाती हैं, और फिर जलन पैदा करने वाली चीज़ों मसलन दवा और आलूदगी से बचना, ये सारी सारी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले खांसी खत्म करने वाली दवाई दी जाती है ताकि सांस लेना आसान हो। अगर ये बैक्टीरिया से हुआ हो तो फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और अगर वायरस से हुआ हो तो फिर एंटीवायरल दी जाती है अदवायात। और सबसे जरूरी बात, धुएं और आलूदगी जैसी जलन पैदा करने वाली चीज़ों से बचना होगा। आपको इन्वायरमेंट जो है ना उसका केयरफुली इंतखाब करना होगा, चूज करना होगा। तो बच्चों याद रखें, दवाई से ज़्यादा जरूरी है एहतियात, क्योंकि बचाव इलाज से बेहतर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एम्फीसीमा की। तो एम्फीसीमा जो है उसमें क्या होता है, उसमें एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवारें नरम होकर टूट जाती हैं। तो अब बच्चों दूसरी बीमारी की तरफ हम आगे हैं, एम्फीसीमा। तो इसमें हमारे फेफड़ों के जो अंदर मौजूद एल्वियोलाई, यानी वो छोटी छोटी थैलियां जहाँ गैसों का तबादला होता है, फर्स्ट चैप्टर में हम देख के आ चुके हैं, इनकी अंदरूनी दीवारें कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह बहुत सी छोटी जगहों की बजाय एक बड़ी जगह जो है वो बन जाती है। और जब ये छोटी छोटी दीवारें टूटती हैं तो बहुत सारी छोटी थैलियों की बजाय एक बड़ी सी खाली जगह बन जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक शहद के छत्ते में जो है वो बहुत से छोटे छोटे खाने होते हैं, लेकिन अगर इनकी दीवारें आपस में टूट जाएं तो वो सब मिलकर एक बड़ा खाना बन जाएगा। तो इसी तरह भी इसके साथ होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि गैसों के तबादले के लिए सतह कम जो है ना वो हो जाती है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि छोटी छोटी थैलियों की वजह से जो सरफेस एरिया होता है ना स्टूडेंट, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा गैसों का तबादला हो सकेगा। लेकिन जब ये सब मिलकर एक बड़ी जगह बन जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ये उनका जो सरफेस एरिया वो बहुत कम हो जाता है। यानी कि जितनी छोटी छोटी थैलियां होंगी वो उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। छोटी छोटी थैलियां जितनी ज्यादा होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा सरफेस एरिया, जितनी छोटी छोटी थैलियां उतना सरफेस एरिया ज्यादा। और जितने वो मिलकर सारे एक बड़ा जो है वो बन जाती है स्पेस, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। अगर मैं ऐसे आपको समझा पाऊँ कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा सॉरी कम होता है। तो जब उसको तराश के छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि जितना छोटा पीस करेंगे उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा हो जाएगा। अभी आप इतना ही रखें। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इस तरह मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है, और इसी वजह से मरीज को ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मुश्किल पेश आती है, यानी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब जरा अपनी बुक की डायग्राम 2.8 की तरफ आए, एम्फीसीमा की तरफ। तो यहाँ पे बाईं तरफ ऊपर जो आपको येलो कलर के दायरे में एक नॉर्मल एल्वियोलाई दिखाई गई है, जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छों की तरह जो है वो नजर आ रही है, और नीचे दिखाया गया है टूटी दीवारों वाले एल्वियोलाई। अब स्टूडेंट आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि जहाँ ये छोटे खाने मिलकर बड़े बड़े खाली खाने जो बन गए हैं, और साथ ही पूरा फेफड़ा भी दिखाया गया है ताकि आप अंदाजा कर सकें ये नुकसान पूरे फेफड़े को कैसे मुतासर करता है। तो अब इसमें जो है ना वो एम्फीसीमा में गैसों को संभालने के लिए सतह क्यों कम हो जाती है, आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं और वो मिलकर एक बड़ी जगह बन जाती है, इसलिए एम्फीसीमा में जो है वो सतह कम हो जाती है। तो यहाँ से एम्फीसीमा में एल्वियोलाई को क्या नुकसान पहुंचता है, ये पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन बन सके, तो आपने इसको अच्छे से देखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी वजूहत की कि एम्फीसीमा की क्या वजूहत हैं। हवा में मौजूद सोजिश पैदा करने वाले केमिकल का ज्यादा अरसे तक सामना करना, मतलब तंबाकूनोशी केमिकल, खुशबुएं और दूसरे हवाई पोल्यूटेंट्स। अब इसकी वजह क्या है, जब इंसान का लंबे अरसे तक सोजिश पैदा करने वाले केमिकल से सामना रहे ना, जैसे तंबाकूनोशी यानी कि स्मोकिंग होगी, आपकी तेज केमिकल खुशबुएं होगी, या हवा में मौजूद दूसरे जो आपके आलूदगी फैलाने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो, तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो बच्चों यहाँ एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी हैरानकुन अगर बात आपको बताऊं, ये सिर्फ सिगरेट पीने वालों को नहीं होती, बल्कि इसके आसपास बैठने वाले यानी पैसिव स्मोकर जिसे कहते हैं उनको भी उतना ही खतरा होता है। तो अगली बार अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और आप इसके पास बैठे हो तो समझ लें कि आपके फेफड़े भी उससे मुतासिर हो रहे हैं, आपके फेफड़े भी खामोशी से नुकसान उठा रहे हैं। तो आइंदा आपने ख्याल करना। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इलामात क्या है। तो सांस की तंगी ये हो सकता है, देरीना खांसी यानी कि एक लॉन्ग टर्म जो है वो खांसी हो सकती है म्यूकस के साथ या उसके बगैर भी, या सांस में खरखराहट यानी कि व्हीजिंग जिसे कहते हैं, और सीने की जकड़न, चेस्ट टाइटनेस। तो इसकी इलामात में वो कह रहे हैं कि सांस की तंगी, लंबे अरसे तक जो है ना वो खांसी जो बलगम के साथ भी हो सकती है और बलगम के बगैर भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें, सांस में खरखराहट और सीने की जकड़न यानी सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज आनी, वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है। इलाज की हम बात कर लेते हैं। तो खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी से आराम की अद्वियात और एम्फीसीमा का मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं होता। अब इलाज की बात यहाँ पर हो रही है कि खांसी कम करने वाली और सांस की तंगी में आराम देने वाली जो दवाइयाँ दी जा सकती हैं, लेकिन बच्चों यहाँ एक बहुत अहम और थोड़ी सी अफसोसनाक बात यह है कि इसका मुकम्मल इलाज नहीं है। यानी एक बार एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाएं तो वो दोबारा ठीक नहीं होती। इसी तरह ये बीमारी जो है वो ब्रोंकाइटिस से ज्यादा खतरनाक समझी जाती है, और इसीलिए बचाव यानी तंबाकूनोशी जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं और आलूदगी से दूर रहना सबसे बेहतरीन इलाज है इसका। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं निमोनिया की। तो स्टूडेंट्स निमोनिया में क्या होता है इसको हम देख लेते हैं कि निमोनिया फेफड़ों में एक सोजिश है जो एल्वियोलाई में इंफेक्शन की वजह से होती है, और निमोनिया से एल्वियोलाई में पस बढ़ जाती है। तो बच्चों अब बारी है तीसरी बीमारी की, निमोनिया की, जिसे आम जुबान में निमोनिया कहते हैं। ये नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत कॉमन है, खासतौर पर सर्दियों में जब छोटे बच्चों या बुजुर्गों को हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ता है। तो ये असल में है क्या,
इसकी वजह से हम नाम सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये फेफड़ों में एक सोजिश होती है जो एल्वुलाई में इन्फेक्शन की वजह से जो है वो होती है। बट याद रखिए कि एल्वुलाई वही छोटी-छोटी थैलियाँ हैं जो हम एम्फीसीमा में पढ़ के आ चुके हैं। तो इससे निमोनिया से एल्वुलाई में पस भर जाती है। जब ऊपर ये इन्फेक्शन होता है तो इन थैलियों में पस यानी पीप भर जाती है। अब ज़रा इमेजिन करें, जो थैलियाँ हवा से भरी हुई होनी चाहिए थी ताकि ऑक्सीजन अंदर जा सके, पीप से भर गई हैं, तो क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी ने आपके कमरे की खिड़कियाँ सब ईंटों से जो है वो बंद कर दी हो। हवा कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं। इसलिए निमोनिया में साँस लेना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता ही नहीं मिलता हवा को अंदर आने का। तो स्टूडेंट्स, हम अपनी बुक में यहाँ पर देखें 2.9, तो आपको वाज़ह निमोनिया जो है वो नज़र आ रहा है। ऊपर वाले दायरे में लिखा हुआ है नॉर्मल एल्वुलाई, जो सेहतमंद गुलाबी कलर के अंगूर के गुच्छे जैसी लग रही हैं, और नीचे वाले दायरे में लिखा हुआ है एल्वुलाई में पस दिखाई गई है, जो जर्द और जो है ना वो नारंगी कलर की है और खुली हुई नजर आ रही है आपको। यही वो पीप है बेसिकली, ये जो येलो कलर की है ना, ये वो पीप है जिसकी हमने अभी बात की है। साथ ही तस्वीर में एक बंदा खांसता हुआ आपको दिखाया गया है, क्योंकि खांसी इस बीमारी की सबसे नुमायां इलामत है जो हम आगे देखते भी हैं। तो वो जो हाथ में हम बात कर लेते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस या फंजाई से होने वाले इन्फेक्शन, और इसकी वजह क्या है? सीधी सी बात है, बैक्टीरिया और वायरस या फंजाई का इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। इलामात में हम बात कर लें तो कह रहा है कि तेज बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है, सांस में तंगी और बलगम की खांसी की शिकायत और इलामतों में शामिल है। ये चीज़ें आपने देख लेनी है इसको। और इलाज में हम बात करें अगर, तो बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज एंटीबायोटिक से किया जाता है। अब इलाज की तरफ आए तो अगर निमोनिया बैक्टीरिया से हुआ तो इसका इलाज ज़ाहिर है एंटीबायोटिक से किया जाएगा, और वायरल और फंगल निमोनिया के इलाज के लिए एंटीवायरल और एंटीफंगल की दवाइयाँ ज़ाहिर है इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर ये वायरस कह रहा है कि वायरस की वजह से है, सॉरी, ये बीमारी या फंगस से हुआ हो, तो फिर इसके लिए हम एंटीवायरल यानी कि वायरस की वजह से तो एंटीवायरल, फंगस की वजह से तो एंटीफंगल मेडिसिन दी जाती है। तो देखें बच्चों, ये अलग अलग वजह के लिए जो है अलग अलग इलाज का फार्मूला है। बिल्कुल ऐसे जैसे एक ही दर्द के लिए 100 दवाइयाँ नहीं चल सकती हैं, वजह पहचान कर ही सही इलाज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को बैक्टीरिया की वजह से है तो उसको एंटीवायरल देते रहेंगे तो वो इलाज ठीक नहीं हो सकेगा, पहले हमें उसको डायग्नोज करना पड़ेगा। तो बैक्टीरियल निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन भी दस्तियाब होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बैक्टीरियल निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन भी मौजूद हैं। और बच्चों, यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, ये वही वैक्सीन है जो अक्सर छोटे बच्चों को लगाई जाती है, और बड़ी उम्र के लोगों को भी डॉक्टर सर्दियों से पहले तजवीज़ करते हैं। अगर आप में से किसी को निमोनिया का कोई चांसेस होते हैं तो सर्दी आने से पहले जो है ना वो वैक्सीन लगवाई जाती है। तो अगली बार अगर आपके घर में किसी को निमोनिया की वैक्सीन की बात हो तो आप फ़ौरन समझ आइए कि ये वही बीमारी है, और इससे बचाव के लिए ये पहले से वैक्सीन लगवा के अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है ना वो आगे हम बात कर लेते हैं अस्थमा की, यानी दमा की। अब जो स्टूडेंट दमा है ना, ये क्या है कि ये ब्रोंकाई में एक सोजिश है, और इसमें क्या होता है, जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल की दीवारें सूज जाती हैं और नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है। बच्चों, आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बीमारी जो है वो अस्थमा है, यानी दमा। आप में से सब बहुत सौ ने अपने क्लास फेलोज के पास इनहेलर देखा होगा, या घर में देखा होगा, या अपने रिश्तेदारों में देखा होगा। वही चीज इस बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है और इसी का ट्रीटमेंट के तौर पर। तो ये है क्या? ये भी ब्रोंकाई में एक सोजिश होती है, जिसमें ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, उनकी दीवारों में सोजिश आ जाती है। और जब ये नालियां सिकुड़ जाती हैं तो सोचो बच्चों, जब एक आम पानी का पाइप बंद हो जाए और इसे कोई हाथ से दबा दे तो क्या होगा कि पानी का बहाव कितना कम हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हवा का बहाव जो है वो कम हो जाता है। इसकी इलामात की अगर हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि सांस की तंगी, खरखराहट और खांसी और सीने में तंगी के दौरे वगैरह हो सकते हैं। तो इसमें जो है ना वो सांस की तंगी है, खरखराहट यानी सांस लेते वक्त जो सीटी की आवाज़ आती है, खांसी वगैरह वो सारी। तो उसके बाद हम वजूहात की बात कर लेते हैं। वजूहात में कह रहा है कि एलर्जी पैदा करने वाले अवामल यानी एलर्जन, यानी कि जो एलर्जी पैदा करते हैं उनको कहते हैं एलर्जन। मसलन गर्दों गुबार के कीड़े यानी कि डस्ट माइट्स हो गए, पोलन हो गए, और मोल्ड यानी कि फफूंदी, और पालतू जानवरों की खुश्की यानी कि पेट डेंडर, और मौसमियाती तब्दीली, खासतौर पर ठंडी हवा, दमा या एलर्जी का खानदानी तौर पर मौजूद होना। अब ये सारी की सारी जो है ना वो इसकी वजूहात हैं। अब इसकी वजूहात ज़रा डिटेल में अगर समझें, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले वजह यह है कि एलर्जन यानी एलर्जी पैदा करने वाले अवामल, जैसे डस्ट माइट्स यानी गर्दो गुबार में पाए जाने वाले जो माइक्रोस्कोपिक एक कीड़े होते हैं, हम कहते हैं डस्ट माइट्स, गर्दो गुबार। और बच्चों, यहाँ एक वाकई हैरानकुन बात बताऊँ, साइंसदानों ने उनके मुताबिक जो है वो एक आम तकिए में लाखों डस्ट माइट्स रह सकते हैं। जी हाँ, लाखों। तो अगली बार जब अम्मी कहें तकिया धो लो तो ये मजाक में ना लें, उनको वॉश करें अच्छे से सर्दी आने से पहले। और इसके अलावा जो है ना वो पोलन यानी फूलों का जो एक मोल्ड है, यानी कि उनका एक जरदाना जो अंदर होता है, यानी फफूंदी, और पेट डेंडर यानी पालतू जानवरों की जड़ी हुई खुश्क जिल्द भी अहम एलर्जन है। यानी कि कुछ लोगों ने रखे होते हैं पालतू जानवर घरों में, तो उनकी खुश्क जिल्द में भी एलर्जन होते हैं जो कि अस्थमा का असर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एलर्जन जिससे एलर्जी होती है, तो वो आपने सारे सोर्सेज रिमूव करने हैं उन पेशेंट के लिए। तो दूसरी वजह है मौसमियाती तब्दीलियाँ, यानी खासतौर पर ठंडी हवा। यही वजह है कि सर्दियों में दमा के मरीजों के दौरे जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरी वजह है विरासती अवामल, यानी कि आपके जो है ना वो खानदानी तौर पर मौजूद होना।
इसका मतलब ये है कि अगर आपकी किसी विरासत में किसी बाप दादा परदादा उसको है तो वो घर में पहले किसी को है दमा एलर्जी, तो खानदान के दूसरे अफराद में जाने का खतरा बढ़ जाता है। अब अगर आपकी ये डायग्राम जो 2.10 है इसको अगर हम देखा जाए दमा को, तो बाएं तरफ जो है वो एक नॉर्मल आपको ब्रोंकस दिखाया गया है, जिसका अंदरूनी रास्ता आप देखें कैसे खुला हुआ है और साफ है, जिस पर एलर्जी के चंद निशान दिखाए गए हैं। और दाएं तरफ टुकड़ा हुआ व्हाइट ब्रोंकस दिखाया गया है, जिसमें आप भी देख सकते हैं कि दीवारों में सोजस जो सोजन है उसमें अंदर की तरफ बढ़ गई हैं, और ये जो येलो कलर का एक म्यूकस भी नाली को जो है ना वो मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, मजीद तंग कर रहा है। तो यही वो सिस्टम है, वो मंजर है जो दमे के दौरान असल में हमारे अंदर जो है ना वो होता है। तो इसकी वजह से हमारी जो नालियाँ वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं और हवा का क्रास बंद हो जाता है। तो इसके इलाज के तौर पर अगर हम बात कर लें कि दमे के इलाज के दौरान ब्रोंक्यूल खोलने वाली अद्वियात यानी ब्रोंक्यूल डायलेटर ये दी जाती हैं। अब अगर आखिर में इलाज की बात करें तो दमे के दौरान जो दौरे के दौरान पेशेंट को दी जाती है वो ब्रोंको डायलेटर है, जो नाम से ही जाहिर है कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने वाली, डायलेट मतलब खोलने वाला, और ब्रोंक्यूलेटर यानी कि ब्रोंक्यूल्स को खोल देते हैं ये वाली। तो ब्रोंक्यू यानी नाली को कहते हैं और डायलेटर कहते हैं खोलने वाली चीज को। यही वो दवाई है जो इनहेलर के अंदर हम लेते हैं और फिर उसके बाद उसको मुंह के जरिए सीधा फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है ताकि फौरी आराम मिल सके, इसलिए हम इसको इनहेलर की फॉर्म में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स लेक्चर में भी लेंथी हो जाए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट फेफड़ों का कैंसर और साथ हम स्मोकिंग के असरात जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तब तक के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आपने कवर करना है। थोड़ी सी रटने वाली चीज़ें हैं, आपने इनकी जो है ना वो बहुत अच्छे से, ऐसा ना होना चाहिए कि इलामात एक दूसरे में लिख दें, तो आपने बहुत अच्छे से इसको इसके कॉन्सेप्ट को लेना है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।